रक्षकों की गोलियों का शिकार बनने पर मजबूर कर दिया। क्या था वो इरादा, क्या थी वो साजिश, और क्यों दो उनके सबसे वफादार गनमैन उनके कातिल बने? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक बड़े दर्द और बदले की कहानी है। 31 अक्टूबर 1984, एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं साल 1980 के आसपास से। देश व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, पर एक राज्य में हवा की रुख बदलने लगी थी, पंजाब। यहां एक नाम उभर कर सामने आ रहा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। ये एक ऐसे शख्स थे जिनके भाषणों में एक अलग ही ताकत थी। वो खड़े होते थे और लोगों को सीधे सीधे खालिस्तान का सपना दिखाते थे, एक अलग सिख देश का। अब ये बात सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई। इंदिरा गांधी, जो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थीं, उनके लिए ये एक बड़ी हेडेक थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि ये मामला सिर्फ एक आम नेता का नहीं, बल्कि देश की एकता के लिए खतरा बनता जा रहा है। उनकी गवर्नमेंट के लिए पंजाब का हाल बेहाल था। आए दिन हिंसा होती, बसों में आग लगती, निर्दोष लोग मारे जाते। भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था। वो वहां से अपने ऑपरेशन चलाते थे और पुलिस भी उन्हें छू नहीं पाती थी, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। कोई भी गवर्नमेंट वहां कोई एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचती थी। भिंडरावाले इसी बात का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इंदिरा गांधी ने शुरुआत में कई कोशिशें की। उन्होंने अकाली दल के नेताओं से बात की ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके, पर भिंडरावाले की बढ़ती ताकत के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। वो चाहते थे कि सिर्फ उनकी सुनी जाए। इंदिरा गांधी के सलाहकारों में भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय थी। कुछ कहते थे कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, तो कुछ कहते थे कि अब डर के साए में रहकर काम नहीं चलेगा, कड़ा फैसला लेना होगा। इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि पंजाब का मुद्दा अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्हें लग रहा था कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये आग पूरे देश में फैल सकती है। वो एक ऐसी लीडर थीं जो अपने फैसलों को लेकर बहुत ही डिसाइसिव थीं। उन्होंने सोचा कि भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालना ही इस समस्या का एकमात्र हल है, और इसी सोच के साथ उन्होंने उस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह फैसला आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इंदिरा गांधी शायद ये नहीं जानती थीं कि उनका यह फैसला न सिर्फ देश के नक्शे को, बल्कि उनकी अपनी तकदीर को भी बदल देगा। यह फैसला एक ऐसी लकीर खींच गया जिसे पार करने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने आर्मी को बुलाया और एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आर्मी को हुक्म दिया गया कि स्वर्ण मंदिर में घुसकर भिंडरावाले और उसके आतंकियों को खत्म कर दिया जाए। यह फैसला सुनकर पूरे देश में सन्नाटा छा गया। एक तरफ जहां लोगों को लगा कि देश की एकता बचाने के लिए यह कदम जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ सिख समुदाय के लोगों के दिलों में एक गहरा जख्म लग गया। उनके लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उनकी आस्था पर हमला था। इंदिरा गांधी ने शायद ये नहीं सोचा था कि इस फैसले का उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने सोचा था कि ये एक्शन लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं जानती थीं कि ये ठीक होने के बजाय एक नए दर्द की शुरुआत है। एक दर्द की जिसकी आग में खुद इंदिरा गांधी भी जलकर राख हो जाएंगी। ये फैसला लेना आसान था, पर इसके नतीजे भुगतना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल था। इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाया और इसी कदम ने उनकी मौत की घड़ी को तेज कर दिया। दोस्तों, जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ, पूरा अमृतसर एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। 3 जून 1984 की सुबह, जब लोग रोज की तरह अपने कामों में लगे थे, तभी सेना के जवानों ने गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया। जनरल कुलदीप सिंह बराड़ और लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में आर्मी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले मंदिर परिसर में मौजूद आम लोगों को निकाला गया ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो, पर भिंडरावाले और उसके साथियों ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी।
उनके पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा था और वो मंदिर की इमारतों को अपना किला बना चुके थे। आर्मी के जवान जैसे ही अंदर घुसे, उन पर गोलियों की बौछार होने लगी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग हो रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहां हर वक्त गुरुबाणी की गूंज सुनाई देती हो, वहां अचानक से गोलियों की आवाजों ने कैसे माहौल को बदल दिया होगा। यह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था। लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। सेना ने टैंक और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। मंदिर के पवित्र अकाल तख्त साहिब को भी इस फायरिंग में नुकसान पहुंचा। ये वो दृश्य था जिसे देखकर पूरा सिख समाज सिहर उठा। उनके लिए ये उनकी आस्था पर सबसे बड़ा हमला था। आखिरकार 6 जून को सेना ने मंदिर पर अपना कब्जा जमा लिया। ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। जब अंदर का हाल देखा गया तो वहां भिंडरावाले समेत उसके कई साथियों के शव मिले। सरकार का दावा था कि आतंकवाद को खत्म कर दिया गया है, पर क्या सच में आतंकवाद खत्म हो गया था? नहीं दोस्तों, इस ऑपरेशन ने एक आतंकवाद को तो खत्म किया, पर दूसरे आतंकवाद को जन्म दिया। एक ऐसा आतंकवाद जो अब सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में हर एक सिख के दिलों में घर कर गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे देश के सिख समुदाय में एक गहरा गुस्सा और दुख था। उन्हें लगा कि सरकार ने उनकी धार्मिक आस्था पर हमला किया है। उनके सबसे पवित्र स्थान को एक युद्ध का अड्डा बना दिया गया। उनके लिए इंदिरा गांधी अब एक लीडर नहीं, बल्कि एक शैतान की तरह थीं, जिसने उनके धर्म का अपमान किया है। इस गुस्से को भुलाने के लिए कई लोग सामने आए, कुछ तो सियासी फायदे के लिए, तो कुछ सच में अपने धर्म के लिए। इसी बीच एक और खबर ने सबके होश उड़ा दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जनरल अरुण श्रीधर वैद्य, जो आर्मी के चीफ थे, की हत्या कर दी गई। उनके किलर्स भी सिख थे और उनका कहना था कि यह बदला ऑपरेशन ब्लू स्टार का है। यह साबित कर रहा था कि हिंसा का चक्र अब और तेज हो गया है। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी अधिकारियों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटाने की सलाह दी गई, पर इंदिरा गांधी ने इन सलाहों को नजरअंदाज कर दिया। वो अपने बॉडीगार्ड्स पर पूरा भरोसा करती थीं। उनमें से एक थे बीनत सिंह, जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे और कई सालों से उनकी सेवा कर रहे थे। इंदिरा गांधी उन्हें अपने बेटे की तरह मानती थीं। एक बार तो जब किसी अधिकारी ने बीनत सिंह को हटाने की सिफारिश की, तो इंदिरा गांधी ने कहा था, अगर मुझे अपने बॉडीगार्ड्स पर भी भरोसा नहीं होगा तो मैं कैसे इस देश को चलाऊंगी। पर वो नहीं जानती थीं कि जिस पर वो इतना भरोसा कर रही हैं, वही उनकी मौत का कारण बनेगा। बीनत सिंह के दिल में भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सीने में एक ज्वाला जल रही थी। वो एक तरफ इंदिरा गांधी के प्रति वफादार थे, तो दूसरी तरफ एक डिवोटेड सिख भी थे। उनके दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि गोल्डन टेम्पल पर हुआ ऑपरेशन एक बहुत बड़ा पाप है और इसके जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यही सोच उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी। वो एक ऐसे डिसीजन के करीब पहुंच रहे थे जिसे वापस लेना मुमकिन नहीं था। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, बदला। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ा था, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी तोड़ दिया था। और टूटे हुए दिलों से निकलने वाली आग में इंदिरा गांधी की तस्वीर धीरे धीरे जलती जा रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन दो लोगों की जिन्होंने इतिहास को अपनी गोलियों से लिखा, बीनत सिंह और सतवंत सिंह। ये दोनों नाम आज भी इतिहास के पन्नों में उस वजह से दर्ज हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बीनत सिंह, जैसा कि मैंने बताया, इंदिरा गांधी के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। वो उनके साथ कई सालों से थे और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखते थे। वो एक बहुत ही सीधा साधा और धार्मिक इंसान था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले वो अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी से निभाता था, पर जैसे ही गोल्डन टेम्पल पर सेना का ऑपरेशन हुआ, उसके दिल में एक तूफान आ गया। वो रोज रात को सो नहीं पाता था। उसके सामने अपने धर्म के पवित्र स्थान की तस्वीरें घूमती रहती थीं, जहां गोलियां चल रही थीं। उसे लगने लगा था कि जिस इंसान की सुरक्षा का जिम्मा उसने उठाया है, उसी इंसान ने उसकी आस्था पर प्रहार किया है। यही बात उसे अंदर से खा रही थी
वो रोज सुबह इंदिरा गांधी के आगे सिक्योरिटी चेक करता, पर उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता, क्या यही सच है? क्या मेरे धर्म का अपमान हुआ है? धीरे धीरे उसके अंदर का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने एक कदम उठाने का फैसला किया, जिसकी कीमत पूरा देश चुकाएगा। अब बात करते हैं सतवंत सिंह की। सतवंत सिंह एक कमांडो था जो स्पेशल बॉर्डर फोर्स में तैनात था। उसे इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी के लिए टेम्पोरेरीली तैनात किया गया था। वो भी एक डिवोटेड सिख था और उसके दिल में भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर गुस्सा था। उसके कई रिश्तेदार और दोस्त पंजाब में उस दौरान मारे गए थे। वो भी इस बात को लेकर आहत था कि सरकार ने सिखों को निशाना बनाया है। बीनत सिंह और सतवंत सिंह की मुलाकात सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान हुई। दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों के दिल में इंदिरा गांधी के लिए गुस्सा और उनकी हत्या करने की इच्छा थी। वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वो अकेले में बैठकर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बातें करते, गुस्से में कस्में खाते कि इसका बदला लेना है। उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि ये कोई आसान काम नहीं है। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी, पर वो उनके सबसे करीबी लोग थे और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो इंदिरा गांधी को उस वक्त निशाना बनाएंगे जब वो सबसे ज्यादा अनगार्डेड होगी। उन्होंने इंदिरा गांधी के रोज के रूटीन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। वो जानने लगे कि वो कब कहां जाती हैं, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करती हैं और कब वो अपने गार्ड्स के बीच में होती हैं। उन्होंने पाया कि सुबह जब इंदिरा गांधी अपने घर के गेट नंबर 1 सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस के लिए निकलती हैं, तो वो अपने बगीचे से होकर जाती हैं। उस वक्त वो अपने कुछ खास बॉडीगार्ड्स के साथ होती हैं और यही उनके लिए सबसे सही वक्त था। ये प्लान सिर्फ दोनों के बीच तक सीमित था। उन्होंने इस बारे में किसी और को नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर किसी को पता चल गया तो उनकी पूरी प्लान फेल हो जाएगी। वो धीरे धीरे तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर्स को चेक किया, गोलियों को ठीक से लगाया। उनके दिल में एक तरफ डर भी था, पर बदले की भावना उस डर को कुचल रही थी। उन्हें लगा कि वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे उनके धर्म की इज्जत बहाल होगी। वो अपने आप को शहीद समझने लगे। उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके धर्म के लोग उन्हें याद रखेंगे। यही सोच उन्हें आगे बढ़ा रही थी। ये बात उनके दिमाग में कैसे आई, ये तो वो ही जानते हैं। पर एक बात तय है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उन्हें इस कदम पर मजबूर कर दिया था। वो अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां से वापसी का रास्ता नहीं था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि उन्हें इंदिरा गांधी को मारना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। यह फैसला उन्होंने अपने आप लिया था या फिर किसी और के इशारे पर, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पर इतना तय है कि दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साजिश सिर्फ इंदिरा गांधी की मौत की नहीं थी, बल्कि एक थॉट प्रोसेस की थी जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पैदा किया था। दोस्तों, अब आते हैं उस दिन पर जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 31 अक्टूबर 1984। ये दिन दिल्ली में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। सुबह की धूप थोड़ी मुलायम थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। गेट नंबर 1 सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी का आवास भी अपने रोज के रूटीन के मुताबिक चल रहा था। इंदिरा गांधी उस दिन थोड़ी देर से उठी थीं। वो अपने कमरे से निकलीं और बरामदे में चाय पी। उनका मन थोड़ा उदास था। उन्हें कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, पर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें उस दिन ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था, जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। ये इंटरव्यू उनके बगीचे में ही होना था। इंदिरा गांधी ने अपनी साड़ी पहनी और अपने बालों को ठीक किया। वो उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। उनके सेक्रेटरी R.K. धवन उनके पास आए और इंटरव्यू के बारे में बात की। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो तैयार हैं। इस बीच बीनत सिंह और सतवंत सिंह भी अपनी ड्यूटी पर थे। बीनत सिंह अपनी आम जगह पर खड़ा था और सतवंत सिंह थोड़ी दूर खड़ा था। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, जैसे कुछ होने ही वाला ना हो, पर उनके दिल के अंदर एक तूफान आने वाला था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर्स को छिपा कर रखा था। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे।
इंदिरा गांधी ने अपनी पोती प्रियंका गांधी से बात की, जो उनसे मिलने आई थीं। प्रियंका ने उन्हें एक फूल दिया और कहा कि वो उन्हें बहुत मिस करती है। इंदिरा गांधी ने उसे गले लगाया और कहा कि वो भी उन्हें मिस करती हैं। ये उनकी आखिरी मीटिंग थी। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए बाहर निकली। वो अपने बगीचे की ओर जा रही थीं, जहां पीटर उस्तिनोव और उनकी टीम उनका इंतजार कर रही थी। उनके पीछे पीछे R.K. धवन और कुछ अन्य गार्ड्स भी थे। बीनत सिंह और सतवंत सिंह भी उनके साथ ही चल रहे थे। जैसे ही इंदिरा गांधी बगीचे के गेट के पास पहुंची, बीनत सिंह ने आगे बढ़कर गेट खोलने का इशारा किया। ये उनकी रूटीन थी, पर आज उनके इशारे में एक और मायने छुपे थे। जैसे ही इंदिरा गांधी ने उन्हें देखा, वो रुक गईं। उन्हें बीनत सिंह के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दिखा। वो उन्हें कुछ पूछना चाहती थीं, पर उससे पहले ही बीनत सिंह ने अपनी 38 कैलिबर की रिवॉल्वर निकाली और उन पर 3 गोलियां दाग दी। धुम धुम धुम। ये आवाजें इतनी तेज थीं कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। इंदिरा गांधी गोलियां खाकर जमीन पर गिर गईं। उनके चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों था। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बॉडीगार्ड ही उन पर गोली चला रहा है। इसी बीच सतवंत सिंह भी आगे बढ़ा और उसने भी अपनी रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाईं। उसने कुल 30 गोलियां चलाईं, जिसमें से 27 इंदिरा गांधी के शरीर में लगीं। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड रह गया। R.K. धवन चिल्लाए, क्या हो रहा है? पर तब तक देर हो चुकी थी। दूसरे गार्ड्स को जब होश आया तो उन्होंने बीनत सिंह और सतवंत सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। बीनत सिंह को कई गोलियां लगीं और वो वहीं पर मौत के मुंह में चला गया। सतवंत सिंह को भी गोली लगी, पर वो जिंदा बच गया। उसे पकड़ लिया गया। इंदिरा गांधी को तुरंत ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया, पर डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। उन्हें गोलियां इतनी ज्यादा और नाजुक जगहों पर लगी थीं कि उनका बॉडी काम करना बंद कर दिया था। दोपहर को 2:20 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। देश की आयरन लेडी, जिसने देश को 3 बार चलाया, जिसने बांग्लादेश की लड़ाई जीती थी, आखिरकार अपने ही अंगरक्षकों की गोलियों के सामने झुक गई। ये खबर जैसे ही देश भर में फैली तो हर कोई हैरान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इंदिरा गांधी नहीं रहीं। दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। सरकारी दफ्तरों में झंडे आधे झुक गए। लोगों के चेहरों पर मायूसी थी। देश ने अपनी एक मजबूत लीडर को खो दिया था। पर क्या यह सिर्फ 2 लोगों का किया धरा था, या इसके पीछे कोई और कहानी थी? ये सवाल अब लोगों के दिमाग में घूमने लगा था। दोस्तों, जैसे ही इंदिरा गांधी की मौत की खबर देश भर में फैली, तो एक तरफ जहां गम का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ एक और तूफान उठने लगा। ये तूफान गुस्से का था और नफरत का। इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश में सरकार चलाने के लिए एक मजबूत लीडर की जरूरत थी और कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को यह जिम्मा सौंपा। पर जो कुछ भी हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बातें दिल्ली की सड़कों पर हो रही थीं। इंदिरा गांधी की मौत का बदला लेने के लिए लोग सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाने लगे। ये सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। कुछ लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर दिल्ली और दूसरे शहरों में दंगे भड़का दिए। सिखों की दुकानें लूटी जाने लगीं, उनके घरों को आग लगा दी गई और निर्दोष लोगों को मार दिया गया। ये 1984 के दंगे आज भी देश के लिए एक काला अध्याय है। ये दंगे सिर्फ इंदिरा गांधी की मौत का बदला नहीं थे, बल्कि इनमें एक पॉलिटिकल मोटिव भी था। कुछ लोग इस तरह की हिंसा को भड़काकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते थे। उन्हें पता था कि गुस्से में आम आदमी कुछ भी कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। दंगों में हजारों सिख मारे गए और लाखों बेघर हो गए। ये वो दर्द था जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकी। इस बीच पुलिस ने सतवंत सिंह को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सतवंत सिंह ने बताया कि उसने और बीनत सिंह ने मिलकर यह प्लान बनाया था। उसने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए यह किया। उसने ये भी कहा कि उन्हें इसमें किसी की मदद नहीं मिली थी और यह सिर्फ उनका अकेला फैसला था। पर क्या सच में यह सिर्फ दोनों का फैसला था? क्या इस पूरे प्लान के पीछे कोई और भी था?
ये सवाल अब एक रहस्य बन गया था। कुछ लोगों का कहना था कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था जो भारत को अस्थिर करना चाहती थीं, तो कुछ का कहना था कि इसमें कुछ बड़े पॉलिटिकल नेताओं का भी हाथ था जो इंदिरा गांधी को हटाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। पर इन सभी आरोपों को कभी साबित नहीं किया जा सका। सतवंत सिंह और उसके एक रिश्तेदार कहर सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया। 1989 में दोनों को फांसी दे दी गई। इस तरह इंदिरा गांधी की हत्या का मामला खत्म हो गया। पर इस मामले ने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने सिख समुदाय और देश की सत्ता के बीच एक ऐसी दरार डाल दी जो आज भी कम नहीं हुई है। इंदिरा गांधी की मौत ने साबित कर दिया कि किसी भी फैसले को लेने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत भयानक रहे। इसने एक तरफ तो आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की, पर दूसरी तरफ एक नए आतंकवाद को जन्म दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कम्युनिटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना देश के लिए घातक साबित हो सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला शायद सरकार के लिए जरूरी था, पर उसे लागू करने का तरीका गलत था। अगर सरकार इस मामले को और संवेदनशीलता से निपटाती तो शायद ये होना ही नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या ने देश की राजनीति को एक नई डायरेक्शन दी। इसके बाद देश में कोalition गवर्नमेंट का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी की पकड़ कमजोर होती गई और नई नई पार्टियां सामने आईं। ये घटना भारतीय राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझना चाहिए कि हिंसा का कोई भी रूप, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या इंडिविजुअल, गलत है। बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इससे नफरत का सिलसिला और तेज होता है। यही है इस कहानी का असली सच, यही है इस कहानी का मैसेज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में इस बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।